इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। पशुपति जी, वैसे तो आपका ताल्लुक बिहार से है, लेकिन आज ये जो हम संवाद कर रहे हैं या कहें कि ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये झारखंड में हो रहा है। पहला सवाल आपसे इसी संदर्भ में, झारखंड आने का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, झारखंड आने का मूल उद्देश्य है जो भारत सरकार की योजना है। ये देश की आज़ादी का लगभग 75 वर्ष हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये निर्देश है कि देश में इस वर्ष कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार मिले। उसी के क्रम में प्रत्येक माह 75,000 लोगों को नौकरी दिया जाता है। प्रत्येक अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग दे रहे हैं और पूरे देश में जैसे कल 66 जगह है पूरे देश में, और जितने भी भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं या राज्य मंत्री हैं, सब लोगों को निर्देश दिया गया कि सब लोग अपने अपने नोटिफिकेशन हुआ कि कौन मंत्री कहाँ रहेंगे। तो उसी क्रम में मेरा रांची हुआ है जो कल 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में होगा। जहाँ तक झारखंड का सवाल है तो देखिए, हम लोग पहले ज्वाइंट झारखंड था, बिहार और झारखंड ज्वाइंट था, और उस समय माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बिहार झारखंड अलग हुआ। और लेकिन जिस आशा और उम्मीद के साथ झारखंड को बिहार से अलग किया गया, अभी की जो वर्तमान की जो सरकार है उस आशा और उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। लोगों का विश्वास टूट गया, क्योंकि झारखंड जो है बिहार से जब अलग हुआ था तो चूँकि झारखंड में बहुत संभावना थी लोगों को, लेकिन उस पर झारखंड की सरकार नहीं थी। जैसे अभी देखिए पूजा सिंघल है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पूजा सिंघल है, खनन मामला में वो अभी जेल में थी, शायद इधर बेल उल हुआ है, उसमें कई पदाधिकारी जेल में हैं, कई पदाधिकारी पर समन हुआ है। खुद भी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी ईडी ने 6 घंटा तक पूछताछ किया। तो ये गरीब स्टेट है, मतलब स्टेट गरीब नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग हैं। तो उसके स्वाभिमान पर ये सरकार खड़ी नहीं उतरी। लेकिन वो तो ये कहते हैं सर कि इसके पीछे जो जिम्मेदार जिसे वो ठहरा रहे हैं, यूपीए फ्रंट के नेता ये कहते हैं कि अधिक जो शासन है उसका 80% शासन जो है वो बीजेपी या उनके समर्थित पार्टियों ने किया है। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो दोषी होता है, क्या वो अपने को दोषी मानता है? वो आरोप लगाता है कि एसपी ने हमको फंसा दिया, दरोगा ने हमको फंसा दिया। उसी तरह यहाँ की सरकार है, कहती है कि एनडीए की सरकार भारत सरकार में है, केंद्र में भारत की एनडीए की सरकार, इसलिए जानबूझ के हमको तंग किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। भारत सरकार बिल्कुल निष्पक्ष है। भारत सरकार का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। खनन घोटाला हुआ, उसमें पूजा सिंघल जेल गई और उसमें कई पदाधिकारी पर चल रहा है। इसमें खुद मुख्यमंत्री से 6 घंटा तक पूछताछ हुआ। तो इसमें कहीं भारत सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक आरोप वो ये आप लोगों पर ये भी लगाते हैं कि क्योंकि यहाँ पे एक गैर बीजेपी शासित सरकार चल रही है और क्योंकि झारखंड एक फर्टाइल स्टेट है और यहाँ पे क्योंकि काफ़ी रिच मिनरल पाए जाते हैं, तो वो उनका ये आरोप है कि आप लोग जानबूझ करके पद का दुरुपयोग करके, पावर का दुरुपयोग करके, एजेंसी का दुरुपयोग करके उनकी सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश। झारखंड में गैर भाजपा सरकार है तो बिहार में भी तो वही है। बिहार में तो आपका वही ना है, तो कहाँ बिहार में कहाँ ऐसा कुछ हो रहा है? अब पशुपालन घोटाला बिहार में कब हुआ, या रेलवे घोटाला कब हुआ, उसमें ईडी का समन हुआ है। तो अब उसमें भी आप कहिएगा कि भारतीय सरकार कहाँ था? जो लोग गलत काम करेगा तो गलत का रिजल्ट गलत होता है, सही का रिजल्ट सही होता है। इसलिए यहाँ जो खनन घोटाला हुआ या जमीन घोटाला हुआ उसकी जांच चल रही है और आप एक दिन देखिएगा निश्चित रूप से उस जांच के घेरे में सब लोग आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने बिहार का जिक्र कर दिया, मैं बिहार पे ही आने ही वाला था, क्योंकि आपने सीबीआई एजेंसियों का भी जिक्र किया है। इस बीच लालू प्रसाद यादव के मामले में सीबीआई इंक्वायरी के एक बार फिर से आदेश हो गया पुनः जांच का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि घर पे ही कार्यालय खोल ले, फिर देर किस बात की? नहीं, देखिए, घर पर कार्यालय खोल ले या क्या करे, तो ये बात तो सही नहीं कि जब लालू जी देश के रेल मंत्री थे तो नौकरी के नाम पर उन्होंने हजारों लोगों से पैसा लेकर के जमीन किया, जो जमीन सबूत में आया। उतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? ये तेजस्वी जी को जवाब देना चाहिए कि उतनी संपत्ति आपके पास में कहाँ से आ गया। तो निश्चित रूप से आपने गलत काम किया। आपने रेलवे की ज़मीन दे दिया, होटल को दे दिया, कहीं कहीं दिया, उससे
जो पैसा अर्जित हुआ उससे आप ज़मीन खरीद लिए, लोगों को नौकरी दिए उससे आप ज़मीन खरीद लिए। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि रेलवे में घोटाला हुआ और पशुपालन में घोटाला हुआ। आप इसको कितनों पर्दा डालिएगा, इस देश की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। इस बीच बिहार में एक नया समीकरण जो है देखने को मिल रहा है, नीतीश प्लस तेजस्वी। एक सिगुफा कहें या एक चर्चा कहें कि बीच में काफ़ी ज़्यादा भी हाल के दिनों में चर्चा हो रही थी कि बिहार में एक बार फिर महाराष्ट्र फॉर्मूला देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र जैसी सियासत हो सकती है। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि ये बिहार है, ये महाराष्ट्र नहीं है। बिहार है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन आप देखिए ये जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन क्या आपको सही लग रहा है? 2017 में भी नीतीश जी आप नीतीश के काफ़ी करीबी रहे हैं। काफ़ी करीबी रहे हैं। मैं उनके मुख्यमंत्री काल में मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी था। 2017 में जब नीतीश जी एनडीए गठबंधन छोड़ के चले गए, आरजेडी गठबंधन जिसको आप यूपीए कहते हैं, उसमें गए, और जब वहाँ वो सफलता उनको नहीं मिली, अपने को बहुत ही कमज़ोर साबित हुआ वो, तो फिर वहाँ से छोड़ के चले आए। और नीतीश जी क्या बयान दिए थे, जब तक मैं राजनीति में रहूँगा तो मैं दोबारा कभी मुड़ के आरजेडी गठबंधन में नहीं जाऊँगा। चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को अपना मत दिया, और उसमें एनडीए गठबंधन भाजपा बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, अधिक विधायक होने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन फिर ये पलट के चले गए यूपीए गठबंधन में। क्यों गए? तो इनको दिखलाया गया कि आप देश के प्रधानमंत्री बनोगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं कि उस गठबंधन में नीतीश जी भी है, उस गठबंधन में आरजेडी भी है, उसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और नीतीश जी भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे क्या, या राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे? उसी एक म्यान में दो तलवार नहीं होता, एक जंगल में दो शेर नहीं होता। ये सरकार बिल्कुल अस्थायी है। आप देखिए 5 महीना में 3 विकेट गिर गया बिहार सरकार का, और रन एक भी नहीं बना। कहने का अर्थ ये है कि जो न्याय मंत्री बने थे, उनका नाम मैं नहीं भूल गया हूँ, उनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। कानून मंत्री बने, उन पर मुकदमा चल रहा था, उनको इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा कृषि मंत्री सुधाकर सिंह बने, तो उनके बयान के चलते सरकार ये हो गई तो उनको इस्तीफा देना पड़ गया। और तीसरा अभी एक विवाद खड़ा हो गया है चंद्रशेखर जी पर, जो शिक्षा मंत्री हैं। तो मेरा कहना है कि 5 महीने में 3 विकेट सरकार का गिर गया, लेकिन रन एक भी नहीं बना। लेकिन अभी तो मौसम तो क्रिकेट में तो आप देख रहे हैं डबल सेंचुरी लग रहा है। लेकिन बिहार सरकार का तो विकेट गिर गया, रन बना नहीं। वहाँ न सेंचुरी बन रहा है, यहाँ हम सरकार की बात कर रहे हैं। इसलिए ये सरकार बिल्कुल ही अस्थायी सरकार है। और आप देखिएगा कि 2 महीना 3 महीना के अंदर में, लोकसभा तो बहुत दूर है, जून जुलाई तक भी सरकार अपने आप गिर जाएगी। लेकिन इस बीच आपने देखा होगा कि केसीआर ने एक सम्मेलन बुलाया था जिसमें कई राज्यों के विपक्षी पार्टियों के जो नेता शिरकत किए, कई मुख्यमंत्री भी शिरकत किए, लेकिन नीतीश जी को न्योता नहीं आया। नीतीश जी ने कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया था तो मैं क्यों जाता। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि नीतीश जी 17 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं ना जी, लेकिन 17 वर्ष के अंदर में आज तक पूर्ण बहुमत नहीं जुटा सके। किसी न किसी से मिल के सरकार बनाए, चाहे एनडीए गठबंधन से मिल के हो, या कांग्रेस से मिल के हो, या आरजेडी से मिल के हो। 17 वर्ष तक जो आदमी एक स्टेट का मुख्यमंत्री रहेगा, उसको इतनी पकड़ नहीं हुआ कि देश में, बिहार में अपना बहुमत साबित कर सके। और एनडीआर वो जो है सो इनको क्यों बुलावेगा? ये प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन उसके लिए तो एक स्टेट से तो कुछ होता नहीं है। एक स्टेट में भी 40, 42, 43 एमएलए के नेता हैं। इंतजार करना पड़ेगा नीतीश जी को, आपको लगता है प्रधानमंत्री बनने के? हमको लगता है स्वप्न है, ये तो स्वप्न है, सपना है, ये तो संभव नहीं है, असंभव चीज़ है। देखिए, एक बात जान लीजिए कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी आज के तारीख में विश्व के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़े सर्वमान्य नेता माने गए हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता माने गए हैं। विश्व में अमेरिका जैसा कंट्री है, वहाँ का भी राष्ट्रपति
नरेंद्र मोदी जी से बात करने के लिए और हाथ मिलाने के लिए परेशान रहता है। और आज नरेंद्र मोदी जी के स्टेटस में देश में मेरे समझ से कोई लीडर नहीं है। और जो 2024 का चुनाव होगा उसमें 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और तिवारी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, चलते चलते एक सवाल का जवाब दे दिए। इस बीच जो तस्वीरें देखने को मिली या जो खबरें सामने आई कि एक बार फिर चिराग पासवान बीजेपी के करीब नजर आ रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप बिहार के पॉलिटिक्स के लिए और एलजेपी के संदर्भ में? चिराग पासवान जी तो पहले एनडीए में थे जब हमारे बड़े भाई साहब जीवित थे, आज बड़े भैया नहीं हैं। चिराग पासवान जी के व्यवहार से पार्टी टूट गई। हम लोगों का एक ही गिरवांश था कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव जीत के आए हैं। पूरी पार्टी का डिमांड था कि विधानसभा का चुनाव हम एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें, लेकिन चिराग पासवान जी को स्वीकार नहीं हुआ। कोई एक बाहर का कोई एक लड़का आ करके कहा कि नहीं सपना उपना देखा था कि आप बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे, अकेले चुनाव लड़ोगे, तो वो सब लोगों को दरकिनार कर करके अकेले चुनाव लड़ा और नतीजा आपके सामने में है। चूँकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है तो वो हम इसी की लड़ाई हमारा लड़ाई था चिराग पासवान से कि तुम एनडीए के साथ रहो। अब वो एनडीए की तरफ आने के लिए परेशान है, लेकिन अभी एनडीए गठबंधन की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला।